हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में। ये वन शॉट्स के अंदर पूरी कंप्लीट वीडियो बनने वाला है, ठीक है। और इस चैप्टर को हम पढ़ने से पहले ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इसके अंदर जितने फार्मूला है ये सारा फार्मूला आपके दिमाग में बैठने वाला है, ठीक है। और आज मैं बैठा कर रहूंगा आपके साथ। तो देखिए, आप जितने भी फार्मूला है ये सारे आपके रिमाइंड हो जाएगा, दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले ये थर्मल प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस को हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि ये आखिर क्या क्या इसका सिलेबस है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये हमें पढ़नी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो आपको सामने, मैं आपको पहले सिलेबस आपको बता दूं, उसके बाद इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, जो भी स्टूडेंट जेई का पेपर देना चाहते हैं या नीट का देना चाहते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सीयूटी का एग्जाम देंगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सिलेबस ओवरव्यू के बारे में जानेंगे फॉर क्लास 11th जेई, नीट एंड सीयूटी एग्जाम। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, मेनली अगर देखा जाए तो दो चीज पे बेस्ड है। इसमें हम दो ही चीज पढ़ेंगे, एक्सपेंशन और कंडक्टिविटी। थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंडक्टिविटी, ये दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके अंदर जो है, सबसे पहले थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे थर्मल प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है इसका, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना, टेम्परेचर एंड हीट के बारे में जानेंगे। क्यों कि आप देखो, अगर सपोज करो आप एक बर्नर लेते हैं, ठीक है। अब ये बर्नर है और इस बर्नर से अगर आप हीट करते हैं, ठीक है, किसी इसमें एक पानी है मान लीजिए, हीट करते हैं तो क्या होगा, जब आप उसको हीट करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियस है आप इधर से हीट दे रहे हैं मान लिया जाए, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। तो इस टेम्परेचर को इंक्रीज करें, इंक्रीज होगा, ऑब्वियस है जब आप हीट दोगे तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक मेजरमेंट स्केल चाहिए जिससे टेम्परेचर को क्या करेंगे, आप मेजर करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर, वो क्या होगा, आपको थर्मोमीटर होगा, थर्मोमीटर मीटर होगा। तो इसीलिए ये सब चीजें पढ़ेंगे। टेम्परेचर देने से, हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, एक एक लेवल तक इंक्रीज हुआ, फिर थर्मोमीटर से हम मेजर करेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर में टेम्परेचर और हीट कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट है, इसीलिए टेम्परेचर और हीट के बारे में स्टडी करेंगे। फिर इस टेम्परेचर को कितना टेम्परेचर में पहुंचा उसको टाइम टू टाइम मेजर करते हैं, इसीलिए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। जो जो कितने तरह के स्केल है, देखिए कई सारा चीजें होती है। अगर आपको कोई पूछता है किसी का, जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर सी पे है, 100 डिग्री है, किसी टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करते हैं, जैसे बुखार होता है, फीवर होता है किसी को, तो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, ठीक है। जब हम केमिस्ट्री में क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं तो वहां पे जनरली सेल्सियस केल्विन में यूज होता है, ठीक है। या फिजिक्स में भी कई जगह केल्विन में यूज होता है। तो सब ना टेम्परेचर का कई रोमर भी होता है, तो वो आपस में फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, रोमर, केल्विन किस तरह से रिलेट है, इसमें हम आपको डिस्कस बताएंगे। उसके साथ साथ जो आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है कि अब मान लिया जाए एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, सपोज कीजिए कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंच गया। अब क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बंद करना बंद कर दिया आपने देना, तो क्या होगा, वो फिर कूलिंग होना शुरू होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होगा वहां जाकर रुकेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, कूलिंग होना शुरू होगा। और जब कूलिंग होगा ना शुरू होगा, ठीक है, धीरे धीरे कूलिंग होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, तो वो मिनिमम टेम्परेचर मतलब कहाँ पर जाकर स्टे करेगा, वो टेम्परेचर जो है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आप क्या होता है, ध्यान ये रखिएगा कि जैसे मान लिया जाए, कोई मान लिया जाए इस तरह से हमारा आयरन का रड है। अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम गर्म कर रहे हैं इसको, तो ऑब्वियस है इसकी जब गर्म करोगे तो इसके जो है ना डायमेंशन क्या होगी, चेंज होगी। जब डायमेंशन चेंज होंगी किसके बाद, हीट देने से, हीट देने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर से क्या होता है, बढ़ने से उसके डायमेंशन में एक्सपेंशन आएगा। अगर लीनियरली इंक्रीज होगा तब तो आपको पता है लीनियर एक्सपेंशन होगा। अगर उसका एरिया बढ़ता है, ठीक है, चारों साइड का, अगर सभी एरिया ये, अगर ये चारों साइड एरिया अगर बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो एक्सियल एक्सपेंशन होगा। अगर वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोमेट्री क्या होता है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन पे भी कुछ डिस्कस करेंगे। चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरह से स्टेट, हीट ट्रांसफर जो होता है ना, हीट ट्रांसफर का 3 टाइप का मोड्स है, ध्यान रखिएगा। एक तो आपका हीट ट्रांसफर जब पढ़ेंगे
तो ट्रांसफर ऑफ हीट में सबसे जैसे कंडक्शन कैसे होता है, कन्वेक्शन कैसे होता है, रेडिएशन कैसे होता है। एक तो कंडक्शन हो गया बच्चों, कंडक्शन, दूसरा हो गया कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन, और तीसरा होगा रेडिएशन, ठीक है। हीट ट्रांसफर का भी तो कई मोड होता है, एक तो मीडियम है, मीडियम के थ्रू होता है, जहां पे हवा नहीं है वहां भी तो हीट ट्रांसफर होता है, वहां पे किस तरह से हीट ट्रांसफर होता है ये भी पढ़ेंगे। अब जैसे इसके बाद जो ना रेडिएशन में जैसे हम पढ़ेंगे कि एग्जांपल ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में 3 लॉज हैं, और 3 लॉज में जैसे आपका एक तो स्टेफन लॉ, ठीक है, स्टेफन बोल्टमान्स लॉ, बोल्टमान लॉ, ठीक है, दूसरा है विंग्स डबल डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और फोर्थ जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स, ठीक है, लॉ ऑफ कूलिंग। ये पढ़ेंगे जो किस तरह से टेम्परेचर उसकी घटती है, ठीक है। तो ये सब सारे टॉपिक इस चैप्टर के हम लोग अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलते हम स्टार्ट करते बच्चों। अब जो है ना हम लोग नया जो है इसका सिलेबस स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, उसके बाद एकदम एक वन शॉट्स में ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमने ये सिलेबस हमें पढ़ना है ना, पहले इसका जितने फार्मूला है, तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट का फिजिक्स का पेपर होने वाला है क्लास 11th का, ये नीट जेईई का, तो इस फार्मूला को आप दिमाग में जरूर बैठा दीजिए। इसीलिए मैंने इस पेज पे आपको क्विक रिवीजन कर लिए, ठीक है, आपके सारे फार्मूला दिया हूं कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे लास्ट तक, तो कौन कौन से ऐसा फार्मूला होगा जो आपको पढ़ने की जरूरत है, वो कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला जो है जो हमारा टेम्परेचर को रिलेट करता है, इसके लिए ये जरूरी है, ये रिलेशन बिटवीन, ठीक है, डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, डिफरेंट स्केल पे जैसे सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, और केल्विन हो गया, और रोमर हो गया, ठीक है, ये चारों में रिलेट है। जनरली आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में ही जरूरत है, इसका जरूरत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बस इतना याद रखिएगा रिलेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है आप देखिए रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है, उसमें क्या है अल्फा, अल्फा बीटा गामा में क्या रेशियो है 1:2, ठीक है। ये लीनियर एक्सपेंशन का सारे फॉर्मूले, ठीक है, उस पर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, स्टीफन बोल्टमान लॉ जो है इसके लॉज क्या करता है, ठीक है, ला, उसके बाद जो है न्यूटन्स ऑफ कूलिंग क्या है, इस तरह से जो है ना आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको एक कुछ बता रहा हूं यहाँ पे, आप समझिए पहले। देखिए अगर हम बात करें, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है C/100 F-, ये देखिए ये जो है ना डिग्री सी में है, ये फ़ारेनहाइट है, ये केल्विन है, समझ रहे बातों को, तो ये ध्यान रखिएगा। कई बार आपको यहाँ पे ये दोनों को रिलेट कर देगा, तो आपको क्या लिखना है आपको पता होना चाहिए। देखिए C/100 है ना बच्चों, C/100 F-32, ठीक है, अब बाय 180, तो आप इसको काट दो, ठीक है, इसको हुआ 5, इसको 9, ये C= क्या हो गया 5/9 F-32, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है, ठीक है, इस तरह से रिलेशन कर सकते हैं। या आप C को इसके साथ रिलेशन करोगे तो डिग्री C= इसको रिलेट कर लो इससे, तो केल्विन, ठीक है, केल्विन टेम्परेचर 273, इस तरह से भी रिलेट होता है। तो जैसा रिलेशन देगा ना तो याद रखिएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इसको और चाहते हैं एक्सपेंशन करना तो C/5 = ठीक है F-32, ठीक है, इसके बाद जो है इसको ऐसा कर लो ना, इसको 9, ठीक है, 9 = K-273, इस मतलब इस रेशियो को ना आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है वो आपका अल्फा है, इसका कोफिशिएंट बीटा है, ठीक है, और इसका गामा है, ठीक है, यहाँ पे गामा है। तो लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन को हम बोल देते हैं कई बार एक्सियल भी बोल सकते हैं, एक्सपीएल, एक्सियल एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन, एक्सियल का मतलब एरिया में उसकी इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी एरियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, एरियल, एरियल एक्सपेंशन, एरियल ही बोलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस तरह से एरिया में इंक्रीमेंट, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं, क्यूबिकल एक्सपेंशन को वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं, इसको वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से स्पेसिफिक हीट का आपको याद रखना है Q/m∆T, लेटेंट हीट Q/m, ठीक है। उसके बाद जब स्टीफन, ठीक है, जोसेफ स्टीफन एन, ठीक है,
बोल्टमान दोनों ये एक्सपेरिमेंटली जो है इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर वर्क किए थे, ठीक है। और किस तरह से जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एनर्जी में एक रिलेट होता है, पर सेकेंड एनर्जी जो रेडिएट होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से किस तरह रिलेट हो रहा है, यानी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4 पे एक रिलेट होता है। एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया और थ्योरेटिकली जो है इन्होंने प्रूफ करके दिखाया, और यही फॉर्मूला है दोनों को मिल नाम से है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, E इज इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4 इंटू एरिया इंटू टाइम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे भी काम करेंगे, किस तरह से हमारा कूलिंग हो रहा है, ठीक है, इस तरह से जो है। उसके बाद विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये वेवलेंथ और टेम्परेचर में किस तरह से आपस में रिलेट होता है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट है, बी को बोलते हैं विंग्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, वो सारा चीज हम आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना, सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब हम टॉपिक स्टार्ट करें, सब फार्मूला आप याद रखिएगा, ये मेन वो फार्मूला है जो आपके एग्जाम में आते हैं, ये फार्मूला की जरूरत आगे हम डिस्कस भी करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहला है वर्क है कि आपसे अगर कोई पूछता है कि बच्चों ये बताओ थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्यों पढ़ते हैं, क्या आखिर जरूरत है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम। देखो थर्मल प्रॉपर्टी refers to the characteristics and or attributes of material या substance that describe how it responds to change in temperature and heat। किसी भी बॉडी में अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं या हीट दे रहे हैं, तो टेम्परेचर किस तरह से उसका चेंज हो रहा है, किस तरह वो रिस्पॉन्स कर रहा है, यही प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारा चीज है, टेम्परेचर किस तरह रिलेट हो रहा है, उसका हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन। अगर किसी चीज बॉडी को जब हम हीट करते हैं तो सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं बढ़ता है, उसमें बॉडी का डायमेंशन भी चेंज होता है, लिनियरली चेंज होती है, एरिया भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो इसको ये भी किस तरह से एक दूसरे को रिलेट करता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फेज भी चेंज होता है हीट देने से, कई बार सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब चीजें चेंज होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कई सारे फीचर्स हैं जो इसके अंदर आएगा थर्मल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूं हीट और टेम्परेचर। सबसे ज्यादा जरूरी है हीट और टेम्परेचर को समझना। देखो बच्चों, हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेट है। हीट क्या है, हीट एक तरह का एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह का हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड थर्मल एनर्जी, फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इफ द टू बॉडी आर इन कॉन्टेक्ट। जब दो बॉडी को कांटेक्ट करते हैं तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, ठीक है। बॉडी व्हेन द प्लेस इन कॉन्टेक्ट, दो बॉडी को हम कॉन्टेक्ट में रखते हैं, जहां हीट है वहीं टेम्परेचर है। भाई हीट दोगे तो उसको मेजरमेंट करने के लिए थर्मोमीटर चाहिए, जो टेम्परेचर कितना टेम्परेचर पाया। इसके लिए मैंने लिख भी दिया है कि हीट इज लाइक वार्मथ, वो हीट का मतलब वो कितना गर्म है, वार्मथ, एंड टेम्परेचर टेल्स अस इफ समथिंग इज हॉट या कोल्ड। आ रहा समझ में, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर यही तो बताता है, टेम्परेचर क्या बता रहा है, कितना गर्म है। किसी चीज का हॉटनेस और कोल्डनेस कौन बताता है, किसी चीज का अगर वो कितना हॉट है और कितना गर्म है, यही तो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्केल लेवल पे है। तो हीट क्या है, हीट मतलब वार्म, उसको गर्म करना, और टेम्परेचर का मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है। आया समझ में, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें इसी बात को कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी ट्रांसफर बिटवीन टू और मोर सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम इट्स सराउंडिंग बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज जब करते हैं तभी हीट ट्रांसफर होती है। दूसरी बात है हीट टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन, और यूनिट ऑफ हीट इज जूल, क्योंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जूल होता है। और अगर हम सीजीएस की बात करें तो वो कैलोरी हो जाती है, ठीक है। अब बच्चों टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर क्या है इसको समझिए पहले। टेम्परेचर क्या है,
टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। समझ रहे बातों को? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है, ऑफ बॉडी। कितना हॉट है या कितना कोल्ड है वो मस्त फील करते हैं आप, ठीक है। और व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब किसी भी बॉडी को, ऑब्वियस है, जब आप हीट करोगे तो उसकी टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड व्हेन बॉडी इज कूल इट्स टेम्परेचर डिक्रीज। जब बॉडी को हम कूल करेंगे, कूलिंग करते हैं, तो उसकी टेम्परेचर क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। और इसका यूनिट ऑफ टेम्परेचर, अगर एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट है, तो टेम्परेचर को हम जनरली केल्विन में ही मेजर करते हैं। एसआई यूनिट ये है। इंडिया में तो ज्यादातर टेम्परेचर को डिग्री सी में मेजर करते हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो केल्विन जो है ना स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है इसका, ठीक है। अब देखो, टेम्परेचर को मेजर करने के जनरली 4 तरह के स्केल लिए जाते हैं। एक तो आपका स्केल हो जाता है केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, और फ़ारेनहाइट स्केल, और रूमर, ठीक है। ये भी स्केल यूज होता है। तो जनरली केल्विन स्केल में ना 273.15 होता है। तो हम जनरली केल्विन में ना 273.15 को अप्रोक्स हम 273 ही लेते हैं, क्योंकि सवाल बनाने के इतने केल्विन में हम लोग, केल्विन में हम इतना यूज करेंगे, ठीक है। तो लोअर फिक्स ये होता है, और फिक्स पॉइंट पे मतलब ये हो जाती है, 100 डिग्री का डिफरेंस पे आ जाता है। और सेल्सियस स्केल, ये चार स्केल है, और चारों में रिलेशन है। अगर आप ये SC/100 F-32/180 ये दिया हुआ, अगर आप इसको कैंसिल कर दें सभी जीरो को, ठीक है, तो जीरो को कैंसिल करें, यहाँ से 5, यहाँ से 9, यहाँ से भी 9, और यहाँ से 4, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 5 जा 2 9 जा 2 जो है सब 2 जो है यहाँ पे 5 जा 2 जो है 4 जा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन? C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5, ठीक है, इज इक्वल टू R/4। ये शॉर्ट में भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये भी हम लोग का यूज करता है। तो यहाँ पे जो भी है आपके, जैसे मान लिया जाए आपको ये पूछ दे, ये बताओ जी सेल्सियस डिग्री सी का फ़ारेनहाइट में कैसे करोगे, तो 5/9 F-32 ये हो गया फ़ारेनहाइट में। अगर आपसे इससे रिलेट करोगे, ठीक है, केल्विन से, तो डिग्री सी इक्वल टू कैसे लिखोगे? डिग्री सी को अगर हम लिखेंगे तो केल्विन -273, ठीक है। तो अगर हम इसको केल्विन को लिखेंगे, केल्विन इक्वल टू सी प्लस 273। अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, सेल्सियस में दिया हुआ, तो 273 ऐड करना, 273 ऐड कर देना, आपका टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। तो इस तरह से एक दूसरे से रिलेट करता है। अब बच्चों, यहां तक हम आने के बाद अब हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है। अब बच्चों, हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसका पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप्स का है, आपको बताए थे। लेंथ में एक्सपेंशन होगा तो लीनियर एक्सपेंशन, एरिया में एक्सपेंशन होगा तो एरियल एक्सपेंशन, और अगर वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करें, ठीक है। तो इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का डायमेंशन बदलेगा लेकिन लेंथ वाइज देखा जाए। रेडियस को मान लीजिए इग्नोर कर लीजिए, क्योंकि लेंथ बहुत स्लाइटली चेंज हो रहा है, इसीलिए हम लेंथ को, मतलब रेडियस को इग्नोर कर लेंगे, ठीक है। लेंथ को मानेंगे, तो लेंथ में हमारा इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा एक रड है, इतनी बड़ी है, इसकी लेंथ L है यहाँ से। जब इस रड को हम क्या करेंगे, यहां से हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यहां पे हम उसको टेम्परेचर देते हैं। जब इसको आप टेम्परेचर दोगे बर्नर से, तो ये लेंथ क्या हो गई, इसके इंक्रीज होकर के इतनी बड़ी लेंथ हो गई, यानी L प्लस डेल्टा L। आ रहा समझ में? लेंथ तो इंक्रीज हुआ। तो लीनियर एक्सपेंशन में होता क्या है, ध्यान ये रखिएगा, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखिएगा कि रेडियस इज वेरी, ठीक है, लेस, एज्यूमिंग ओनली इंक्रीजिंग इन लेंथ, एंड सिर्फ लेंथ में आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि जब हम इसको हीट दे रहे हैं, यूनिफॉर्मली क्या होगा, लेंथ आपका इंक्रीज हो रहा है। तो कहता है कि एज अ, ठीक है, जब इसको हीट दिए, यानी डेल्टा एल जो है, देखो यहाँ ये डेल्टा एल देख रहे हैं ना, डेल्टा एल अब जितनी बड़ी वायर होगा ना, उसी के प्रोपोर्शनल में क्या होगा, वो डेल्टा एल भी आपका बढ़ेगा, ठीक है, उसी तरह से चेंज होगा। तो एज अ डेल्टा एल जो है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, डेल्टा टी का। पहला
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे उसकी लेंथ उतनी ज्यादा बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। दूसरी बात आपको बताए थे कि एल जो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ ये भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का। भाई वायर जितनी लंबी रड होगा उसी प्रोपोर्शनल में चेंज होगा। अब दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब मैं क्या करता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों से वी हैव हम क्या पाएंगे बाबू, ठीक है, इस दोनों को लिख लो, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी, ये होगा। अब यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाइए तो आपका क्या होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। अल्फा क्या है आप लिख सकते हैं, अल्फा को आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अल्फा को लिखेंगे यहाँ पे लिख लीजिएगा एक लाइन में, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, वेयर अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन का, ठीक है, कोफिशिएंट है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब जब लीनियर के साथ इसका यूनिट भी होगा तो यूनिट हो जाता है, यूनिट इसका जो अगर आप मेजर करेंगे तो हमेशा केल्विन का पावर -1 ये यूनिट होता है, ठीक है। कि यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, केल्विन लिखेंगे पावर -1 या K-1 आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और जैसे से अल्फा की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, उसी रेशियो में डेल्टा एल भी आपका इंक्रीज होगा एट अ सेम टेम्परेचर। अल्फा की वैल्यू बढ़ाओगे तो इसका मतलब कि डेल्टा जो है एल भी आपका इंक्रीज होगा उसी रेशियो में, ठीक है, एट अ सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे, याद रखना आपको टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिलेशन आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही कारण है कि अब मान लिया जाए इसको अगर हम एक थोड़ा से और एक्सपेंड करके बताओ, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा एल है ना, तो डेल्टा एल को मैं लिखा अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, यही ना। अभी ये किस टेम्परेचर पर था, T1 टेम्परेचर पे है, ये क्या है T2 टेम्परेचर पे है, नहीं, टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया जहां पे T2 ग्रेटर है T1 से, ये तो ध्यान रखना है। तो अब बताओ ये लेंथ क्या है, ये नई लेंथ जो आई, ठीक है, ये एल डाइस है और ये तो आपका एल ही है, तो इसको मैं लिखूंगा एल डाइस माइनस एल, ये लिखेंगे, इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। तो एल डाइस क्या होगा, एल कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये एक फॉर्मूला हो गया, आपका ध्यान रखिएगा। नई लेंथ अगर आप चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे और भी मॉडिफाई करना, अल्फा की वैल्यू निकालना, तो आप एल डाइस माइनस एल बाय, ठीक है, एल बाय आप क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, ये अल्फा का, इसको इधर कर दीजिए, हाँ, इंटू एल भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको एल डाइस माइनस एल बाय एल इंटू T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह से लिखना चाहते हैं आप उस तरह से भी लिख सकना, तो मेन फार्मूला आपको लीनियर एक्सपेंशन का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इसमें, इसके अंदर अगर आप हम आप देखिए कि एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये मटेरियल है, ठीक है, और ये क्या है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का यानी अल्फा की वैल्यू है। आप मटेरियल में देखिए एल्युमिनियम का 2.5 है अल्फा की वैल्यू, और लेड का देखिए 0.29 है। जैसे से ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू घट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बताए थे कि अगर हम लेड का, अगर हम बात करें लेड ले ले, ठीक है, और एल्युमिनियम ले ले, तो उसमें एक्सपेंशन सबसे ज्यादा किसका होगा, अभी आपको बताए थे, जिसकी अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगा वो डेल्टा एल उसी रेशियो में उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, डेल्टा एल ज्यादा होगा, तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे अल्फा जो है एल्युमिनियम का वो हमेशा ग्रेटर होगा अल्फा किसका, पीबी का, लेड का, याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अल्फा जो है एल्युमिनियम का, इसका मतलब हुआ सो इट विल बी मोर एक्सपेंशन इन एल्युमिनियम, ठीक है, देन एज अ लेड एट सेम टेम्परेचर। एक ही अगर टेम्परेचर को फिक्स कर दोगे
तो एल्युमिनियम के जो एक्सपेंशन होगा वो लेड के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी अल्फा की वैल्यू क्या है, एल्युमिनियम की ज्यादा है। आगे समझ में? तो ये था आपका लीनियर एक्सपेंशन किस तरह से रिलेट करता है। इसमें मेनली फॉर्मूला आपको याद रखना है, एल डैश इजकल टू एल इंटू वन प्लस अल्फा, वन प्लस, ठीक है, अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो चलते हम जो है, अब हम क्या करेंगे, आपको इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम आपको बताते हैं एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एरियल एक्सपेंशन क्या है। थर्मल जो है एक्सपेंशन का एक पार्ट है एरियल एक्सपेंशन, इसको भी समझना जरूरी है। देखो एरियल एक्सपेंशन जो है ये इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी इन एरिया, एरिया में एक्सपेंशन हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक्सपेंशन को बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन। और इसमें जिसमें उसमें लीनियर एक्सपेंशन के लिए कॉफिशिएंट अल्फा लेते थे, एरियल एक्सपेंशन का जो कॉफिशिएंट होगा, ठीक है, एक्सपेंशन का, उसको हम बीटा लेंगे। सपोज करिए ये आपका आपका ब्लॉक है, मान लिया जाए, ठीक है। ये क्या हुआ, इसको आप जैसे हीट दोगे ना, यहाँ से आपने हीट दिया बर्नर से, जैसे हीट दोगे तो ये क्या होगा, इसकी एक्सपेंशन हो गई। ठीक है, अब जब एक्सपेंशन होगा तो ऑब्वियस है ये थोड़ी सी चारों साइड इंक्रीज हो जाएगी एरिया वाइज। ठीक है, इसकी एरिया जो है अगर हम बात करें ए है, तो इसकी डेल्टा ए होगा, ऑब्वियस है एक्सपेंशन हुआ तो ये डेल्टा ए होगा, ये इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें भी यही होता है, जैसे से बीटा की वैल्यू बढ़ेगी ना, ठीक है, तो उसी तरह से डेल्टा ए भी आपका इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं अगर हम बात करें इसमें, इसके अंदर, ठीक है, तो क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि यहां भी एज एज लिखिएगा, एज सबसे पहला कि हमारा जो है ना डेल्टा ए चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा डेल्टा ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, अब मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, वी हैव, जैसे पहले किए थे सेम करना है, बस वहां पे एरिया यूज करना है। तो तो क्या होगा बच्चों, डेल्टा ए, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा, तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या हो गया, यहाँ पे बीटा लिख देना। ठीक है, ए इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे ए को लिखूंगा मैं ए डैश माइनस ए इजकल टू बीटा ए इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ से ए डैश हो जाएगा हमारा ए इंटू वन प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, यही हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्योंकि एरियल एक्सपेंशन जो होता है ना, इसका हम लोग कभी कई बार हम एरिया एक्सपेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि एरिया से रिलेटेड एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, एरिया एक्सपेंशन, कई बार हम, आप एरिया नहीं बोलना चाहते तो आप इसको ये बोल सकते हो, सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोल देते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सभी बुक में, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से बताया गया है। ठीक है, एरियल एरिया में एक्सपेंशन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसको और मॉडिफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं, ठीक है, कि बीटा इज इक्वल टू बी ए डैश माइनस ए बाय ए इंटू बीटा, और चाहते हैं तो ए डैश माइनस ए बाय ए इंटू बीटा नहीं होगा यहाँ डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको लिखोगे टू टू माइनस टी वन बाय बीटा। तो दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जहां पर बीटा का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ बीटा, वो हमेशा अगर कोई पूछता है कि यूनिट ऑफ बीटा बताइए, तो यूनिट ऑफ बीटा को आप लिख सकते हैं केल्विन का पावर, केल्विन का पावर -1 यानी K-1। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, बीटा क्या है, बीटा अगर कोई पूछता है तो आप लिखिएगा बीटा जो है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है यहां तक? तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम बीटा में आपको पता चल गया, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन के बारे में। अब बच्चों हम लोग जिस तरह से लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा, एरियल एक्सपेंशन पढ़ा, उसी तरह वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ेंगे। कई बार हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोल देते हैं, क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्यूबिकल एक्सपेंशन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है,
जिस तरह से हम आपका बाकी समय डिस्कस किए थे वो एज इट इज सेम है। यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जैसे आप टेम्परेचर दोगे, गर्म करोगे, हीट करोगे, उसकी वॉल्यूम में एक्सपेंशन आ जाएगी। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी एज अ, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी का, चेंज इन टेम्परेचर का, ठीक है, डेल्टा वी अगर हम बात करें, ठीक है, डेल्टा वी। और उसी तरह से डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी का, ठीक है। ये दो, अगर हम दोनों को चले तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें यहाँ पे वी हैव, हम लोग क्या पाएंगे बाबू, ठीक है, यहां से पढ़ेंगे कि डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी डेल्टा टी हो जाएगा। अब भी है कि नहीं, डेल्टा भी को हम लोग यहाँ सकते हैं, तो प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं ना तो गामा भी डेल्टा टी करेंगे, ठीक है। एक तो फॉर्मूला आपको यही से आ जाएगा। गामा क्या है यहाँ पे, गामा हो गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का एक कोफिशिएंट है और एक्सपेंशन का, और इसका भी एसआई यूनिट अगर आपको पूछता है ना तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा, वह केल्विन है, केल्विन, और इसका पावर -1 यानी के का पावर -1, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अदर फॉर्म में भी कई बार हम पूछता जाता है कि अगर आप इसका अदर फॉर्म इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे भी भी को क्या लिखेंगे, भी डैश माइनस भी इज इक्वल टू, ठीक है, गामा भी डेल्टा टी, कोई दिक्कत, गामा भी डेल्टा टी, यहां से क्या कर लो, भी डैश इज इक्वल टू भी 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां से बाबू क्या होगा कि भी डैश को भी इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। तो ये आप फॉर्मूला आप याद रख लेना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से अगर अदर फॉर्म में देखना चाहते हैं आप इसको, तो गामा इजकल टू आप लिख सकते हो भी डैश माइनस भी बाय भी इंटू, ठीक है, भी इंटू डेल्टा टी, या आप इसको भी डैश माइनस भी बाय भी इंटू T2 माइनस T1, ये भी लिख सकते हैं आप, गामा इजकल टू, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है इसको समझने के लिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे तीनों में रिलेशन किस तरह से है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट था, ठीक है, अल्फा बीटा, वो एरियल का बीटा और वॉल्यूमेट्रिक का गामा, अब तीनों में हम रिलेशन आपको बताते हैं वो किस तरह से रिलेट है। और कई बार एग्जाम में, ठीक है, अल्फा बीटा गामा में तीनों में रिलेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है, रियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो मैं क्या करता हूँ, आपको तीनों में एक्सपेंशन का एक आपको डेरिवेशन करके आपको बताता हूँ ये किस तरह से रिलेट कर रहा है। तो सपोज कीजिए अभी आपका, सपोज करो ये था, इसके बाद आफ्टर एक्सपेंशन आपका ये हो गया, नहीं, पहले ये जो है ये आफ्टर एक्सपेंशन है, सॉरी, तो इस तरह से करता हूं, इसका लेंथ आपने लेंथ ले लो L, यहां से यहां तक। जब एक्सपेंशन होगा तो लेंथ ऑब्वियस है, हीट करने के बाद L प्लस क्या होगा, डेल्टा L, यही होगा ना, यहां से यहां तक लेंथ, ठीक है। मैं रिलेट करके बताता हूं, देखियो, एरिया जो है, एरिया इजकल टू क्या होता है, पहले आप समझिए, एरिया इजकल टू क्या होता है, एरिया इजकल टू होता है लेंथ का स्क्वायर, एक तो याद रखिएगा। अगर एरिया की जगह पे अगर हम यहां पे ले ले ए डैश इजकल टू, तो मैं लिखूंगा ए प्लस डेल्टा एल, ए, नहीं, एक तो एरिया हमारा क्या है, ए इजकल टू एल स्क्वायर होता है। अगर हम ए डैश एक नई एरिया ले आफ्टर एक्सपेंशन को, तो ए में जो डेल्टा ए में चेंजेज आया होगा वो ऐड कर देंगे तो नहीं मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए को एल प्लस डेल्टा एल जो है उसी का स्क्वायर लिखूँ, कोई दिक्कत, ठीक है, एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे भी क्या होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख करके मैं लिखूंगा एल स्क्वायर प्लस, ठीक है, डेल्टा एल का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एल इंटू डेल्टा एल, और यहाँ ए डैश को लिख दो, ठीक है, एल इंटू ए डैश को क्या लिखोगे,
ए डैश को यहाँ पर लिख दो, जैसे हमारे पास ए डैश है ना, तो ठीक है, ए डैश को ए इंटू बीटा, ए इंटू इसको लिख दो यहाँ पे, ए डैश इंटू ए इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना ए डैश का, आपको बताए थे ए डैश इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, यही होता है। ठीक है, तो ये हमने रख दिया यहाँ। अब क्या होता है कि डेल्टा एल जो है ना बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो उसका स्क्वायर जब करोगे ना टेंस टू जीरो की तरफ आपको टेंस करेगा, क्योंकि डेल्टा एल जो है इसका स्क्वायर टेंस टू हमेशा जीरो होगा। क्यों कि डेल्टा एल जो है आपको वेरी स्मॉल, बहुत जब स्मॉल होगा तो हम लिख सकते हैं। तो यह क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर मैं लिखूंगा ए प्लस ए इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी। देखो एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर, तो ए इधर क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका जीरो हो गया, तो ये जीरो प्लस 2l डेल्टा टी, डेल्टा डेल्टा जो है एल। ठीक है, तो अब बताओ ये वाला कैंसिल हो गया, तो मैं यहाँ से लिखूंगा तो ए इंटू बी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2l डेल्टा एल। कोई दिक्कत? ठीक, तो अब बताओ यहाँ तक में, ठीक है, 2l डेल्टा एल। अब हम क्या करते हैं, 2l डेल्टा एल पे, ठीक है, डेल्टा एल जो है को हम लोग एक साथ रख लेते हैं, 2l डेल्टा एल को हम लोग एक साथ रख लेते हैं, 2l डेल्टा एल। ठीक है, यहाँ पे कहीं कटने वाला था क्या, नहीं? ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, डी ए डेल्टा टी इज इक्वल टू 2l ठीक है, अल्फा डेल्टा, हाँ डेल्टा एल के वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है, 2l अल्फा एल कर दो। अब देखो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, ए बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2l, और अल्फा एल का वैल्यू कितनी होती है, अल्फा डेल्टा एल इजकल टू क्या होता है, अल्फा इंटू, ठीक है, अल्फा इंटू, अल्फा इंटू जो है एल इंटू डेल्टा टी, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कितना, अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर ये से कैंसिल हो गया ये वाला, ठीक है, तो बीटा इजकल टू 2 अल्फा हो गया। देखो यहाँ पे क्यों किया मैंने, यहाँ भी एल यहाँ भी है, तो एल स्क्वायर होगा, अब एल स्क्वायर हो गया तो एल स्क्वायर को हुई तो एरिया बोलते हैं, तो ये एरिया जो है यहाँ से कैंसिल हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लो, फिर से कर लो, मैं लिख देता हूँ, डेल्टा एल है तो इसको लिखोगे अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। तो मैं एक स्टेप और आगे बढ़ लेता हूँ, 2 अल्फा, ठीक है, एल स्क्वायर डेल्टा टी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 2 अल्फा ए इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ से चलो, तो मैं लिखूंगा ए बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा ए इंटू, ठीक है, इंटू डेल्टा टी। यहाँ से लिखेंगे डेल्टा टी कैंसिल, ए कैंसिल, तो बीटा इजकल टू 2 अल्फा। ठीक है, ये रिलेट हुआ बीटा और अल्फा में, रिलेशन हुआ। उसी तरह से बच्चों अगर आपको यहाँ से रिलेशन पता चल गया, तो इसी तरह से सेम रिलेशन हम यहाँ पे एक और डेवलप करेंगे, किसमें, मैं यहाँ पे आपको दिखा कर दिखाता हूँ। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में अगर हम बात करें तो वी जो है इजकल टू क्या होता है, एल क्यू, तो वी डैश क्या होगा, वी डैश निकालोगे तो वी डैश निकालोगे ना, तो वी प्लस डेल्टा वी होगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, अगर हम बात करें, ठीक है, इसको दोनों साइड स्क्वायर वी डैश इसको लेंथ के रूप में ले जाए, तो हम एल प्लस डेल्टा एल इसका पावर 3 करेंगे, और इसको क्या लिखूंगा, एल क्यू प्लस डेल्टा एल क्यू प्लस 3 एल इंटू डेल्टा एल, ठीक है, स्क्वायर प्लस 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल, यही तो होगा। अब क्या है कि डेल्टा एल ना बहुत स्मॉल है, तो डेल्टा एल टेंस टू क्या होगा, डेल्टा अगर हम बात करें जब बहुत स्मॉल हो तो डेल्टा एल स्क्वायर का टेंस टू 0 हो जाएगा, और डेल्टा एल
टेंस टू क्यू भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्यों कि डेल्टा एल जो है वेरी स्मॉल है, जो बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आपका 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो आपको फॉर्मली यहाँ पे एल क्यू आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना होगा बच्चों 3, ठीक है, एल स्क्वायर नहीं। और इसको क्या लिखोगे, डेल अल्फा डेल्टा एल को आप क्या लिखोगे, एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर रख दीजिए एल इंटू क्या समझे, अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि आपको यहाँ से एक स्टेप और बढ़ना है, एल डैश को एल क्यू को क्या लिखेंगे वी, ठीक है। और आपने वी लिख दिया, ठीक है। तो वी इज इक्वल प्लस यहाँ पे 3 L² एल क्यू हो जाएगा, 3 भी यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब वी डैश को यहाँ पे यानी आपका यहाँ जो है सो वी डैश इज इक्वल टू हो गया वी इंटू 1 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये आया नहीं। अब वी डैश, तो वी डैश माइनस वी बाय ठीक है डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा इंटू वी, ठीक है, 3 अल्फा। तो इसी को तो बोलते हैं गामा, तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो बच्चों तीनों में रिलेशन अगर देखा जाए तो तीनों में किस तरह से रिलेट हुआ, आप यहां पर देख लो, रिलेशन इसी तरह तो हुआ यहां पे कि अल्फा और बीटा में अगर रिलेशन करे, ठीक है, तो अल्फा यहां पर देख लो, यहां पे मैं आपको फिर से करा रहा हूं आपको, यहां देखो अल्फा बाय बीटा, अगर अल्फा बाय बीटा बताए तो अल्फा को इधर ले लीजिए 2 का 1/2 हो गया ना, देखो तो अल्फा बाय बीटा अगर हम बात करें तो 1/2 हो रहा है। अब बीटा बाय गामा की अगर हम बात करें, तो बीटा बाय नहीं गामा, उसके बाद जो है अल्फा का अल्फा बाय गामा की बात करें, तो अल्फा बाय गामा की बात करें तो 1/3 हो रहा है ना, ठीक है। तीनों को ये दोनों को रिलेट करो, इसको थर्ड बोलो इसको फोर्थ बोलिए, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से, ठीक है, अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है, तो देखिए तो अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। ये अगर हम लिख रहे हैं तो देखिए तो इस दोनों को रिलेशन करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, और इसको रिलेट करेंगे तो गामा बाय 3 अल्फा। तो यही रिलेशन हो गया, यानी अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इजकल टू 1 इज टू 2 इज टू 3, ये रिलेट है। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बच्चे हमेशा पूछे ही गए हैं, हर एग्जाम में देखा हूं कि अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है, अल्फा बीटा गामा में अगर कोई पूछता है आपको रिलेशन क्या है, तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इजकल टू 1 इज टू 2 इज टू 3, ये इंपॉर्टेंट आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो यही है लीनियर एक्सपेंशन का जो कॉफिशेंट है, ठीक है, कॉफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन में आपस में रिलेट होता है इस तरह से। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, चलते आगे। अब बच्चों देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ हीट कितने तरह के होते हैं, तो जनरली ध्यान रखिएगा कि जो इस हीट है मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपको, एक तो स्पेसिफिक हीट होता है, एक लेटेंट हीट होता है। तो जो स्पेसिफिक हीट होता है ये हर बॉडी के अपनी अपनी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं वाटर का अगर लेते हैं तो वाटर इतनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि वाटर जल्दी गर्म भी नहीं होती है ना जल्दी ठंडी होती है। अगर एक बार गर्म हो गई तो जल्दी ठंडा नहीं होगा आपको, उसके स्पेसिफिक काफी टाइम लगता है उसको ठंडा होने में, अगर हीट हो गई तो। अगर वो अब हीट करने में भी उसको काफी टाइम लगता है क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। तो आपका दिमाग में बात होगा कि बच्चों कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 मिनट। 1 kg सब्सटेंस को 1 डिग्री,
ठीक है, 1 kg सब्सटेंस को 1 डिग्री यानी 1 यूनिट टेम्परेचर से अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उस जो है सब्सटेंस का जो को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी Q बाय m इंटू डेल्टा टी, यानी पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, है ना। तो ऐसा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर ज्यादा हो जा रहा है इट इज डिफिकल्ट टू चेंज इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाती है। और ऐसा यूनिट होता है जूल पर केजी पर केल्विन। अगर हम लेटेंट हीट की बात करें तो लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, लेटेंट का मतलब होता है बेटा हिडन, हिडन मतलब छुपी हुई हीट है, ठीक है, हिडन। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हिडन एक छुपी हुई हीट है ये, ठीक है। ये क्या होता है, जिस तरह से यहाँ पे 1 kg सब्सटेंस लिया तो स्पेसिफिक हीट बोला आपने, कई बार आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एब्सोल्यूट जो है एब्सोल्यूट हीट भी बोलते हैं, आप इसको इसको एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट हीट भी बोलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट को। अगर यही 1 kg की जगह 1 मोल लोगे ना तो उसको मोलर हीट कैपेसिटी बोलना। अगर 1 kg लिया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोल लिया तो 1 मोलर हीट कैपेसिटी, ये बदलेगा। यहां पे बात करते हैं लेटेंट हीट का, ये हिडन हीट है, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये दोनों चीज आप जानते होंगे, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो एल फ्यूजन एल वेपोराइजेशन, ये भी, ठीक है। ये क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू, ठीक है, रिलीज ड्यूरिंग स्टेट चेंज ऑफ द 1 kg ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, 1 kg ऑफ सब्सटेंस को एक जो है सो जो हीट जो चेंज करता है ना पर kg ऑफ सब्सटेंस पे अगर बात करें तो वो हो जाता है हमारा लेटेंट हीट, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट के बारे में, के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एक सब्सटेंस ले लिए हैं, एल्युमिनियम से लेकर एल्युमिनियम कार्बन कॉपर लेड एजी टंगस्टन और वाटर, तो आप देखिए इसकी हीट कैपेसिटी अगर हम बात करें, इसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका है, वाटर का है। यही कारण है कि वाटर को जल्दी ठंडा करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्यों कि स्पेसिफिक हीट क्या है वाटर का ज्यादा है, तो इसीलिए इट इज इजियर टू चेंज टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम देन वाटर। क्यों, एल्युमिनियम का जो है एल जो का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कई कम है वाटर से, नहीं, तो इसीलिए वाटर का जो है लोहा को ये एल्युमिनियम को गर्म करोगे, जितनी तेजी से गर्म होगा उतनी तेजी से ठंडा हो जाएगा, लेकिन वाटर ऐसा नहीं है, वाटर बहुत देर लगेगा हीट होने में और देर लगेगा ठंडा भी होने में, यही कारण है स्पेसिफिक हीट का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री क्या होता है और चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, इस पे भी मैं वर्क कर देता हूं और आप समझिए। देखिए कैलोरीमेट्री क्या है कि ये वर्क करता है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ठीक है, अगर कहीं से हीट लॉस हुआ है तो कहीं ना कहीं सिस्टम जो है उसको हीट को गेन भी करेगा, इसी पर वर्क किया मैंने। क्या किया है, एक जो है सो यहाँ पे इस तरह से हमने कॉपर का लिया, ठीक है, एक तरह का जार समझो जो भी समझो, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या किया, पानी डाल दिया, ये वाटर है इसके अंदर H2O है, ठीक है, पानी डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बर्नर है, ये बर्नर है, ठीक है, और बर्नर से हम इसको एल्युमिनियम का टुकड़ा जो है इसको एक जो है उसको गर्म करते हैं, ये एल्युमिनियम का है, क्या है, एल्युमिनियम का है। जब इसको गर्म करेंगे काफी हीट हो जाएगी, उसके टेम्परेचर मान लो T8 टेम्परेचर है, ठीक है, एल्युमिनियम का। इसको क्या किया हमने, इसमें जाकर के वो पानी में डाल दिए, तो जब पानी में जब डालोगे तो क्या होगा, पानी का टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और साथ साथ जो ये कॉपर का है ये भी क्या होगा, थोड़ी सी गर्म होगा। तो इसका जो टेम्परेचर कहाँ कहाँ गया, पानी में भी गया, और साथ साथ कुछ कॉपर का जो प्लेट है वो उसमें वो भी ऑब्जर्व किया, क्योंकि हम इसको बाहर से चारों साइड से हम क्या किए, एक इंसुलेटर लगाए हुए हैं, बाहर के टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है इसको। तो टोटल हीट जो एल्युमिनियम से निकला यानी हीट लॉस हुआ, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम SAL इंटू एम इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल हीट, क्या हो गया, कॉपर का हीट स्पेसिफिक हीट प्लस इंटू एम इंटू डेल्टा टी प्लस वाटर का स्पेसिफिक हीट इंटू एम इंटू डेल्टा टी, ये क्या हुआ, गेन हुआ, और ये क्या हुआ, लॉस हुआ। यही है कैलोरीमेट्री, इसी पे वर्क करता है कैलोरीमेट्री। उसी तरह से बच्चों अगर हम बात करें चेंज ऑफ स्टेट का, तो चेंज ऑफ स्टेट में क्या होता है, आपको पता है जब हमारा लेटेंट हीट क्या होता है, वहां फेज चेंज होता है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे, और स्पेसिफिक हीट क्या होता है,
स्टेट चेंज करता है, ठीक है। मतलब सॉलिड है तो देखो यहाँ पे सॉलिड, यहाँ से जब आप किसी वाटर को अगर आप गर्म करते हैं, सपोज करो, तो गर्म करते तो तुरंत गर्म नहीं हो जाता, कुछ समय लेता है, ठीक है। बर्फ जो है आइस पिघलता है, ठीक है। तो अब मान लिया जाए उसी तरह से, अगर मान लिया यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, सॉलिड फेज है। अब सॉलिड फेज के बाद क्या होगा, वो पिघलना शुरू होगा, तो वहां पर लेटेंट हीट का यूज होगा, छुपी हुई, ठीक है। 1 kg सब्सटेंस को पिघालने में जितना एनर्जी लगती है, हीट लगती है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लेटेंट हीट के अंदर अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो एक चीज आपको हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेटेंट हीट का यूज हो गया, ठीक है, मेल्ट होगा, फिर लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो मेल्ट हुआ, मेल्ट होने का मतलब लेटेंट हीट। फिर यहाँ से क्या होगा, लिक्विड फेज गर्म होते जाएगा, इस यहाँ पे कौन सा हीट लगेगा, स्पेसिफिक हीट, है ना। फिर यहाँ पे बॉयल होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड से बॉइलिंग पे आएगा, स्टेट चेंज होगा, तो कुछ समय तक जो है यहाँ पे लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी, लेटेंट हीट यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट। इस तरह से फेज चेंज होता है। यहाँ पे मेल्टिंग हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ हो गया बॉइलिंग पॉइंट। आ रहा समझ में, इधर हीट वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है, इस तरह से स्टेट चेंज होता है, ठीक है। इस स्टेज में आपका कुछ सॉलिड भी रहेगा और कुछ लिक्विड भी रहेगा, मेल्टिंग जब होगा तो, ठीक है। और वही है कि ना, इस तरह से लेटेंट हीट होती है। आगे समझ में, तो चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको पहले हीट ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले जो है, हम कुछ नोट डालकर आप यहाँ लिख लो पहले, ठीक है। नोट में ये लिख लेना कि सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी हम पहले जानते हैं, उसके बाद आपको मोड ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू किस रेट से हीट फ्लो हो रही है, वो कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये कंडक्टर है, इसके अंदर हीट किस तरह से फ्लो हो रहा है। अगर आप किसी चीज कंडक्टर को इस साइड अगर आप गर्म करते हैं, तो दूसरे साइड भी देखे होंगे आपका गर्म हो जाता होगा, तो वो किस रेट से हो रही है। तो हमने यहाँ पर देखा कि डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, मतलब डी क्यू को ना लेकर के, मतलब स्मॉल चेंज कर लेते हैं, तो हम डेल्टा टी लेते हैं, सबसे बेस्ट होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। उसी तरह डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया भी तो डिपेंड करता है। और ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी रेसिप्रोकल और 1/लेंथ, उस पर भी लेंथ जितनी बड़ी होगी उतने धीरे धीरे आपका कंडक्टर में हीट ट्रांसफर होगा, रेट होगा। तीनों इक्वेशन को अगर हम इसको इसको तीनों को मिला दे, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों से अगर हम बात करें, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए, ठीक है, इंटू डेल्टा टी, अब बाय क्या होगा, ए इंटू डेल्टा टी बाय एल होगा। प्रोपोर्शनलिटी का हटाओ, बाय डेल्टा टी के इंटू ए इंटू डेल्टा टी बाय एल होगा, कोई दिक्कत। ये हमारा इस तरफ रेट से हीट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या है बाबू, ये जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी है हमारा के, ये याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हुआ। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ये किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल का नेचर पर डिपेंड करेगा। मटेरियल आपका मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। अगर हम मेटल का बात करें, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सिल्वर है, ठीक है, यहाँ सिल्वर है, फिर कॉपर है, ठीक है, यहाँ पे अल्युमिनियम है, ब्रास है, सबका है। तो सबसे ज्यादा देखिए थर्मल अगर कंडक्टिविटी की बात करें, तो सिल्वर का सबसे ज्यादा है और सबसे कम मरकरी है। यही कारण है कि के की वैल्यू सिल्वर का सबसे ज्यादा हुआ और मरकरी का कम हुआ, ठीक है। अगर नॉन मेटल की बात करेंगे, तो नॉन मेटल में सबसे ज्यादा जो है, सबसे जो कम होती है ना, एयर होती है उसकी, और एयर के जीरो होता है, इसीलिए एयर को हम बैड कंडक्टर भी बोलते हैं, बैड कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि सिल्वर में जो है कि सबसे ज्यादा हो, सिल्वर में जो है जल्दी आसानी से हीट ट्रांसफर होगा विथ रिस्पेक्ट टू मरकरी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंक्री जो है ना आपका तब बढ़ेगा जब थर्मल कंडक्टिविटी आपका बढ़ेगा, कि सिल्वर ग्रेटर देन द KHg, ठीक है। और इसका यूनिट पता है, जूल पर
ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट जे पर एम पर के पर जो है सेकेंड, ठीक है। ये इसका कंडक्टिविटी के का यूनिट हो गया, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो है 3 मोड्स है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हीट जो है आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे मीडियम है तो मीडियम के थ्रू भी ट्रांसफर होता है, और जहाँ पे मीडियम नहीं है वहां भी हीट ट्रांसफर होता है। वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो सन से हीट यहाँ आ रही है। इसका मतलब हीट को मीडियम की जरूरत है भी और नहीं भी है, नहीं भी रहेगा तब पर भी मीडियम ट्रांसफर हो जाएगा हीट, मीडियम की जरूरत नहीं भी है, ठीक है, तब पर वो हीट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट टू एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी बिकॉज देयर टेम्परेचर डिफरेंस। जब दो बॉडी है, जैसे इसको मान लिया जाए, एक कंडक्टर को एक दूसरे कंडक्टर से, ठीक है, कि टच में हम डालते हैं, एक कंडक्टर है और एक और कंडक्टर ये है, दोनों को टच में देंगे, जब दोनों का टेम्परेचर, इस साइड का टेम्परेचर इस साइड का टेम्परेचर अगर डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियस है हीट ट्रांसफर हो जाएगा, इसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन क्या होता है? जनरली कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द, ठीक है, बाय एक्चुअल मोशन ऑफ द मैटर, इट पॉसिबल ओनली द फ्लूइड। फ्लूइड्स में जो है मोशन के कारण जो ट्रांसफर होता है हीट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। जैसे एग्जांपल का अगर हम बात करते हैं कि आप कभी समुद्र के किनारे जाओगे, सी के किनारे जाओगे, ठीक है, तो होता क्या है कि दिन में देखना आप, डे के समय में, कि समुद्र के किनारे क्या होती है ना, बालू होती है, रेत होती है, वहां पे काफी गर्मी हो जाती है, काफी हीट के कारण वहां की प्रेशर क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। जब प्रेशर बहुत कम हो जाएगा और समुद्र के अंदर क्या है, पानी है नीचे, वहां उतनी प्रेशर नहीं होती है, ठीक है, मतलब सॉरी, समुद्र के अंदर जो है, ठीक है, ज्यादा प्रेशर रहता है, और जहाँ पे काफी जो है सो हीट पड़ती है रेत पे, बालू के पास जहाँ पे रेत बनी पड़ी हुई है, काफी गर्म हो जाती है बालू, तो वहां की जो प्रेशर है ना, आसपास की प्रेशर बहुत कम हो जाती है। तो क्या होता है, हवा जो है ना समुद्र की से लेकर के वो किनारे की तरफ जो है, यानी जो है एयर करंट सी ब्रीज से लेकर के आपको इधर की तरफ आने लगता है, लैंड की तरफ, ठीक है, आना समझ में। वही अगर रात की बात करते हैं, रात में बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो डे में आपका क्या होगा, एयर करंट सी ब्रिज डे में जो है, ठीक है, इधर की तरफ फ्लो हो जाएगी, ठीक है, ये इधर, और रात में जो है लैंड ब्रिज बन जाती है, और डे में जो है सी ब्रिज बन जाता है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ने से, समझ रहे बातों को, आपका क्या होगा, प्रेशर वहां की क्या होगी, टेम्परेचर हीट होगा ज्यादा, हीट होने के बाद क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा आगे उधर की तरफ, वहां की हवा इधर आएगी, ठीक है। रात में क्या होगा, इधर का जो है टेम्परेचर जो है आपका अचानक जो है रेत पे काफी ठंडी हो जाती है, ठीक है, तो हीट घट गई यहाँ, ठीक है, ठंडा हो गया, उधर गर्मी है, वो गर्मी सारा इधर आएगा। तो इसी तरह से वर्क करता है कन्वेक्शन का, एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम लोग रेडिएशन के बच्चों, ठीक है। रेडिएशन में क्या है, अब देखो यहाँ पे मैं रेडिएशन की अगर बात करूं, ठीक है, तो रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है, लेकिन मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। तो लिख लीजिए, यानी फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ हीट यही है, फास्टेस्ट फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, सबसे फास्ट यही है, ठीक है। सन से जो लाइट आती है ना, इसी मोड से आती है रेडिएशन, यानी ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आता है। तो लिखिएगा, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर need no medium and energy so radiated by electromagnetic wave is called radiant energy, इसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। तो आप क्लियर है यहां तक? चलो यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बच्चों हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जो ब्लैक बॉडी पे हम वर्क करते हैं, ठीक है, और किस तरह से रेडिएशन होता है हीट का, किस तरह से वेवलेंथ वेरी करता है, ठीक है। तो बेसिक तो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो पढ़ना ही है, थोड़ी सी विंग्स लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन लॉ मैं दोनों सोच रहा था कि इस पर बता दूं ताकि उससे जानकारी आपको मिल जाए। तो देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे वर्क किए थे कौन, विंग्स ने, ठीक है, विलियम विंग्स जो एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है। जैसे जिस तरह से आप क्या करते हैं, मान लिया जाए एक आयरन लेते हैं ना, ये आयरन का सपोज करो कि आपका टुकड़ा है, ठीक है, जब आप इसको गर्म करोगे ना, आयरन के टुकड़े को आपको गर्म करते हैं बर्नर से, तो ये क्या होगा, कुछ देर के बाद जो ना ये डल रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और आप हीट करते हो,
तो कुछ देर के बाद क्या होगा, आपको येलो हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, येलोइश हो जाएगा। फिर कुछ देर के बाद आप गर्म करोगे ना तो ये व्हाइटिश हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाइटिश हो जाएगी। इसका मतलब जो है कि आपका जो है टेम्परेचर जैसे से इंक्रीज कर रहे हैं, आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो विंग्स को ये पता चल गया कि किसी न किसी तरह का ये रिलेशन है हीट को और हीट का वेवलेंथ से, ठीक है। समझ रहे बातों को। तो इसीलिए इसी तरह से उन्होंने काम किए किस पे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, ठीक है। तो ये जो है हमने यहाँ पे क्या किया, एक ब्लैक बॉडी लिया, इसको बर्नर लेकर के गर्म करते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहीं से दिमाग आया तो वो ब्लैक बॉडी पर वर्क किए, ठीक है। तो जब ब्लैक बॉडी क्या होता है, जो सबसे जो ब्लैक बॉडी होता है, मान लिया गांव में जो है ना, लैंप ब्लैक का एग्जाम्पल है, लैंप होता है ना, जो लालटेन होता है उस पर स्याही लग जाती है ना काले रंग का, वो काला जो है ना ब्लैक कलर का होता है, वही स्याही एक तरह 100% ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल है। तो उसको क्या किया गया, हीट किया था, हीट किया तो चारों साइड में एनर्जी क्या हुआ, रेडिएट होना शुरू हुआ। उसमें से कुछ एनर्जी को लिया गया, रेडिएशन को लिया गया एक स्लिट के थ्रू, और यहाँ पे क्या किए, एक प्रिज्म रख दिए, ठीक है। तो जैसे ये एनर्जी प्रिज्म के अंदर जाता है तो ये डिस्पर्स हो गया, ठीक है। तो दो मतलब डिस्पर्स हुआ, तो एक तो वो उधर डिस्पर्स हुआ जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ जब ज्यादा होगी तो इसकी डिस्पर्सन जो है आपका क्या होगा कि वेवलेंथ जो है, ठीक है, जिसकी ज्यादा होगी ना उसकी डिस्पर्सन, ठीक है, इसकी वेवलेंथ लेस है तो डिस्पर्स ज्यादा हो रहा है, इसके मैक्सिमम है, तो होना चाहिए तो θ1 और ये θ2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना θ1 ग्रेटर देन θ2 हो रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ जो है इसका कम होगी, इसका मैक्सिमम होगा। जो ज्यादा डिस्पर्स होगा, ज्यादा मुड़ेगा, उसकी वेवलेंथ कम होगी। यानी कहीं ना कहीं देखा गया टेम्प डिफरेंट है। और यहाँ पे क्या है, डिटेक्टर लगा के, डिटेक्टर लगा करके, और ये डिटेक्टर से, ठीक है, वो क्या किया, उसको मेजर किया और वो उससे एनर्जी कैलकुलेट किया, और एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद वो एक ग्राफ बनाए, ठीक है, विंग साहब ने। और उसमें क्या किया कि एक ग्राफ बनाया और ग्राफ पे स्टडी किए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पे देखा गया कि इस तरह से ये टेम्परेचर जो है T1 पे देखा गया, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो T2 पे देखा, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो T3 पे देखा, ठीक है। तो T1 टेम्परेचर पे देखा गया कि वेवलेंथ आपका ये आ रहा है, T2 टेम्परेचर पे देखा गया तो वेवलेंथ ये आ रहा है, T3 टेम्परेचर पे देखा गया तो वेवलेंथ ये आ रहा है। ये एनर्जी है, ये टेम्परेचर है, ठीक है। यानी टेम्परेचर नहीं, इधर एनर्जी इधर वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ लिया, वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा, इधर एनर्जी का, और ये है टेम्परेचर। तो वेवलेंथ अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी वेवलेंथ, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे लैम्डा m1, लैम्डा m2 और लैम्डा m3। तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो वेवलेंथ जिसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर, वेवलेंथ उतनी कम, तो क्या हो गया, लैम्डा m3, लैम्डा m2 और लैम्डा m1, ठीक है, ये कम हो गया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वेवलेंथ और एनर्जी में रिलेट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो यहीं से एक रिलेशन क्रिएट होता है कि लैम्डा m, ठीक है, जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t का, ठीक है। तो लैम्डा m इंटू टी इज प्रोपोर्शनल, हटाओगे ना तो ये कांस्टेंट दिया, ठीक है, ये b का, ठीक है, लैम्डा इंटू टी। और जहां पे b हो गया विंग्स कांस्टेंट, क्या हो गया, विंग्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी होती है विंग्स कांस्टेंट की, ठीक है, विंग्स कांस्टेंट के 2.9 इंटू 10 का पावर -3, 2.9 इंटू 10 का पावर -3 MK होता है। ये जनरली विंग साहब ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे वर्क किए थे, ठीक है। और यही कारण है यहां से अगर आप टेम्परेचर को, अगर सन की बात करें, अगर तो सन की वेवलेंथ यहीं से कैलकुलेट किया गया 47, ठीक है, 53 एंगस्ट्रॉन। तो यहां से अगर आप टेम्परेचर कैलकुलेट करोगे ना तो कांस्टेंट आप बाय लैम्डा m लिखोगे, यहाँ रख दोगे 2.9 इंटू 10 का पावर -3/4753 एंगस्ट्रॉन रखोगे, तो ये जो टेम्परेचर आ जाएगा सन का 6 से 0 केल्विन, इतना टेम्परेचर यही से। और इसी पे विंग साहब को
ये सन का टेम्परेचर बता दिया, उसके अंदर कोर का। इसी पे विंग्स को जो है 1911 में 1911 में नोबेल प्राइज मिल गया था। ठीक है, तो विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसी तरह से वर्क करता है, लेमडा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी, यानी बी इज द विंग्स कांस्टेंट और विंग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ये था इस तरह से। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे तो इसे स्टीफन लॉ के भी बारे में जानकारी जरूरी है। देखो जोसेफ स्टीफन, ठीक है, और लुडविग्स बोल्टमान, दोनों का योगदान है, दोनों का नेम पर दिया हुआ है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। स्टीफन जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया और थ्योरेटिकली इन्होंने प्रूफ किया, इसीलिए दोनों का नेम पड़ा है। एक्सपेरिमेंटली क्या कह रहा है, देखो ये वर्क करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। 1879 में रशियन साइंटिस्ट थे स्टीफन, इन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश किया एक रिलेशन जो है, किस तरह से, तो देखो जैसे ये मान लिया जाए आपका पास एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का ये ब्लैक बॉडी है, ये क्या है, ब्लैक बॉडी है। इससे क्या होगा, एनर्जी आपका रेडिएट होगा। जब गर्म करोगे, जब इसको हीट करोगे, तो हीट करोगे तो आपको क्या होगा, इससे एनर्जी रेडिएट होगा। तो जो एनर्जी रेडिएट होगा वो रिलेट किस तरह से हो रहा है, टेम्परेचर के साथ। एनर्जी लेकिन कैसा होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा कि जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी का पावर 4, यानी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसका फोर्थ पावर। लेकिन ये जो एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये जो एनर्जी है, एनर्जी वो कौन सा एनर्जी है, एनर्जी जो है, एनर्जी रेडिएट, ठीक है, बाय ब्लैक बॉडी, ठीक है, पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर सेकेंड, ये ध्यान रखिएगा, पर सेकेंड ये दिया हुआ है, ये टी का पावर 4 पे, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये क्या है, टी यहां पर क्या है, ध्यान रखना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इस तरह से रिलेट है। तो अब बताओ, तो अब प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो ये सिग्मा देंगे टी का पावर 4, ठीक है। तो यही रिलेशन इन्होंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे बोल्टमान स्टीफन ने। अगर हम बात करते हैं टोटल एनर्जी का, तो अगर इसकी एरिया को, अगर टोटल एरिया को ए ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सिग्मा टी का पावर 4 इंटू ए। तो ये क्या है, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, एनर्जी पर यूनिट सेकेंड हुआ तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर टोटल एनर्जी ले रहे हैं तो सिग्मा इंटू टी का पावर 4 इंटू ए इंटू टाइम, ठीक है, ये भी यूज होगा और ये भी यूज होगा। बच्चों यहां पर ध्यान रखना, यहां पर है एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड। यहां पे है टोटल एनर्जी, ये क्या है, यहां पे लिख लेना टोटल एनर्जी, ठीक है। यहां पे क्या है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब कई बार आपको ये भी हो जाती है, अगर वो 100% ब्लैक बॉडी है तो इमिसिविटी 1 होती है, अगर 100% ब्लैक बॉडी नहीं है तो इमिसिविटी ई से भी मल्टीप्लाई कर देना, ई इंटू सिग्मा इंटू टी का पावर 4 इंटू टाइम, ठीक है, इंटू एरिया, ठीक है, ये याद रखना। अगर समय, अब ई की वैल्यू कहां से कहां तक होता है, ई जो है आपका हमेशा ध्यान रखना 0 से 1 होगा, 1 तब होगा जब वह ब्लैक बॉडी होगा, याद ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा, सिग्मा क्या है, सिग्मा को आप ध्यान रखिएगा, सिग्मा की वैल्यू दी रहती है, और सिग्मा 5.67 इंटू 10 का पावर -8, याद रखिएगा, बोल्टमान कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले लास्ट का टॉपिक है, अब कंप्लीट होने वाला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग को फिनिश कर देंगे इसको। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको पूरा अच्छे से समझिए ये क्या कहता है। आपने एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे का अगर हम एग्जाम्पल बताए आपको, तो आप समझिए, चाहे अगर आप सर्दी में, या जो बहुत सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है ना, उस समय आप देखोगे चाय पीने के लिए वो बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्यों कि चाय जल्दी जो है, ठीक है, गर्म चाय मिलती है। क्यों, उस समय देखिएगा सर्दी में कि चाय जो है ना बहुत जल्दी आपको ठंडी हो जाती है, और गर्मी में देखिएगा जल्दी चाय ठंडी होती नहीं है। क्यों होता है ऐसा, इसलिए होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिफरेंस के कारण चाय का जो टेम्परेचर है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होने से चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये बात पे काम किसने किया, न्यूटन साहब ने। न्यूटन साहब ने यही बताया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में यही बता रहा है किस रेट से कूलिंग हो रही है, किस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है।
तो यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखिए चाय जो है, मान लेता हूँ इस चाय की जो है अभी टेम्परेचर जो है, सपोज करो कि इसका अभी जो टेम्परेचर है टी की, ठीक है, ये टेम्परेचर मान लो कि टी टेम्परेचर है, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर टीएस है। समझ रहे बातों को? तो न्यूटन साहब ने यही बताया था, ये क्या है आपका टी है, ये टी चाय की टेम्परेचर टी है, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर टीएस है। ये टी है चाय की टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर टीएस है। तो इन्होंने बोला कि रेट ऑफ कूलिंग, किस तरह से रेट ऑफ कूलिंग होगी चाय का। तो मान लो कि इससे जो हीट निकल रही है ना, वो क्यू हीट निकल रही है, ठीक है, क्यू हीट निकल रही है। तो क्यू को मानना मात्र डेल्टा क्यू मान लो, डी क्यू हीट निकल रही है मान लो, इसमें डी क्यू हीट निकल रही है, टाइम कितना रह रहा है डी टी। तो रेट ऑफ जो कूलिंग होगा, रेट ऑफ जो कूलिंग होगा, ठीक है, वो तो डी क्यू बाई डी टी नहीं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एनर्जी की अगर हम बात करें तो हम यहां से लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एनर्जी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी। माइनस क्यों लिए? माइनस इसीलिए लिए, ठीक है, कि कूलिंग हो रही है, हीट आपकी घट रही है, ठीक है। अगर हम बात करें इधर से तो आप देखो, इधर टेम्परेचर वर्सेस ई, इधर अगर हम टेम्परेचर ले लें, ठीक है, टाइम के साथ क्या हो रहा है आपका, देखो तो यहाँ पे अगर हम बात करें और यहाँ पे बात करें तो इसकी देखो लेंथ जो है ज्यादा है, ये ज्यादा है, टाइम कम है। तो क्योंकि बहुत तेजी से डाउनफॉल हो रही है, टेम्परेचर तेजी से घट रही है, यहाँ तेजी से टेम्परेचर घट नहीं रहा है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है रेट है इसका कूलिंग का, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेज टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जो है डिक्रीज होती जा रही है इधर की तरफ, आ रहा समझ? तो ये जो है अगर हम बात करें माइनस डी क्यू बाई डी टी का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, इसके टेम्परेचर डिक्रीज उस रेट से करेगा ना जितना चाय और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, या टीएस क्या है, ये है टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग, एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग टेम्परेचर डायरेक्ट लिखिए, ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर टीएस है। तो क्या होगा, यहाँ का टी माइनस टीएस कर दो, यही तो है रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाओगे तो माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी एस होगा। यही है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये जो डिफरेंशियल दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा है, और इसको जो है ना न्यूमेरिकल बनाने के लिए किस तरह से यूज होगा बच्चों, इसको भी मैं डिराइव करके, पहले आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, कि हमें किस तरह से वर्क कर किए हैं इस पे। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी यूज आपको बताता हूँ कि किस तरह से वर्क करना है। यहाँ तो लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला, ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब आपको बताए डेल्टा क्यू का क्या बताए थे हम लोग, एम एस डेल्टा टी बताए थे, एम एस डेल्टा टी किसमें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा क्यू की जगह अगर हम डी क्यू ले, यहाँ पे डी क्यू करे, डेल्टा क्यू की जगह डी क्यू करे, तो यहाँ क्या होगा, एम एस डी टी होगा, नहीं, ये याद रखिए। अभी आपको फॉर्मूला क्या था, माइनस डी क्यू बाई डी टी इजकल टू के इंटू टी माइनस टी एस था, ठीक है। तो अब यहाँ पर रख दीजिए ये, तो क्या होगा माइनस एम एस, ठीक है, डी टी बाई डी टी इजकल टू क्या होगा, के इंटू टी माइनस टी एस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे डी टी बाई टी माइनस टी एस, टाइम वाले सबको एक साइड कर लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा के को इधर ले जाओ, तो के बाय एम एस, ठीक है,
के बाय क्या हो जाएगा, एम एस और माइनस के साथ, ठीक है, इसको एक साथ लिख लो टी, उसके बाद क्या होगा, डी डी टी हो जाएगा। नहीं, अब हम क्या करते हैं यहाँ से, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ के बाद आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो। देखो तो डी टी बाय टी माइनस टी एस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ठीक है, इसको एक नया कांस्टेंट बोल दो, इसको स्मॉल, ये स्मॉल के पे ये कैपिटल के कर दो, इसको ये जो के है ना कैपिटल के कर दीजिए आप, कैपिटल के, ठीक है। ये यहाँ पे आप लिख दीजिए कैपिटल के जो है इजकल टू माइनस के बाय एम एस, इसको, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। तो के, ठीक है, डी टी, और इस पे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होगा एल एन टी माइनस टी एस, नहीं, इसका आंसर होगा के टी, कोई दिक्कत, इसका इंटीग्रेशन होगा के टी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, आप यहाँ पे माइनस के साथ लिए है ना, आप यहाँ पे ये माइनस हटा दो, के कर रोक लो, यहाँ सिर्फ के है, माइनस यहाँ रख दो, यहाँ माइनस हो, ये रहने दो आप, के बाय एम एस कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस के, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि जब आप यहाँ पर ln का बेस कितना होता है ई, तो ई, तो अगर हम t माइनस टी एस निकालेंगे तो e टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों t इजकल टू टी एस प्लस ई टू द पावर माइनस के टी, लेकिन इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी भी होता है ना, ध्यान रखना, ठीक है, प्लस सी भी हो गया। तो अब मैं लिखता हूँ इसको t इजकल टू टी एस प्लस ई टू द पावर माइनस के टी इंटू ई टू द पावर सी। तो t इजकल टू, अब इसको एक नया कांस्टेंट दे दो के डैश, तो टी एस, ठीक है, और प्लस के डैश री टू पावर माइनस के टी, यही इक्वेशन है आपका, हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। और कई बार आपको डेल्टा टी भी पूछे ना, तो आप लिख देना सी डैश इंटू, ठीक है, ई टू द पावर माइनस के टी, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलम्ब का डेरिवेशन हो गया। अब मैं आपको कुछ बच्चों, आपको एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है, कि आप जब क्वेश्चन बनाओगे, न्यूमेरिकल बनाओगे, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ डी टी बाय डी टी, कभी भी पूछे तो के इंटू, ठीक है, टी इनिशियल प्लस टी एफ फाइनल बाय टू माइनस टी एस, ये फॉर्मूला जरूर यूज करना, यही है मेन, ये क्वेश्चन इसी तरह से फॉर्मूला यूज करना, डी टी बाय डी टी, ये यानी टी टू माइनस टी वन लिखना यहाँ पे, ठीक है। तो और ये टी इनिशियल बाय टी फाइनल बाय टू, तभी तो टी होगा, ये टी का मतलब टी ये हो गया, टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाय टू, ये एवरेज हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना कभी भी न्यूमेरिकल, और इसको कैसे यूज करोगे, डी टी बाय डी टी जब यूज करोगे तो इसका मतलब टी टू माइनस टी वन बाय टी, ऐसे यूज करना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को यहाँ पे ये इस तरह से ये यूज करके आप क्वेश्चन बनाना, और कई बार टी एस को जगह पे आपको टी नॉट भी बोल सकता है, अगर समझ, तो इसको मैं दूसरे तरीका से लिखूंगा टी टू माइनस टी वन बाई टी इजकल टू के इंटू टी आई प्लस टी एफ बाई टू माइनस टी नॉट, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन बनाने में आपका यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई होप कि ये जो है वन शॉर्ट्स वीडियो जो था, ठीक है, आपका कंप्लीट हो रहा है थर्मोडायनामिक्स का, सॉरी थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स का, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में या 12th में हमारे यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मोबाइल नंबर दिया है, उस पर कॉल करके आप हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अभी दिल्ली से वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और हमारी जो ब्रांचेज है करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर, ठीक है, ये 2016 से जेई और नीट में काफ़ी सारे बच्चों को हमने रिजल्ट दिया है, और काफ़ी अच्छी तरह से हम एक रोड मैप के तहत बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर आइए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।